आप लोगों का स्वागत है। मैं पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने संस्कृत लिंग्विस्टिक्स अर्थात संस्कृत भाषा विज्ञान लेकर के उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, यो तो भाषा विज्ञान आज विश्व में साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाने वाला कार्य है। लोगों की रुचि, छात्रों की रुचि, शोधकर्ताओं की रुचि इस दिशा में काफ़ी व्यापक रूप में देखी जाती है। और भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व के प्रायशः ऐसे सारे विश्वविद्यालयों में जहाँ पर भाषा साहित्य की पढ़ाई होती है, वहाँ भाषा विज्ञान की भी पढ़ाई आवश्यक रूप में होती है। भारतवर्ष के विविध विश्वविद्यालयों में प्रायशः तृतीय वर्ष और एमए फाइनल में इसका विस्तृत व गहन अध्ययन और अध्यापन होता है। इसी महत्ता की दृष्टि से हमने इस नए विषय को आपके सामने प्रस्तुत किया है और प्रस्तुत करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मित्रों, जैसे ही भाषा विज्ञान शब्द हम उच्चारित करते हैं तो यह एक बोध होता है कि भाषा अर्थात जिस भाषा को हम बोलते हैं, जिस भाषा को हम जानते हैं या जिस भाषा में हम कम्युनिकेट करते हैं, उनके विभिन्न तकनीकियों को समझने का प्रयास जहाँ किया जाता है, हम उसे भाषा विज्ञान के रूप में मानते हैं। एक डॉक्टर पीडी गुणे ने भाषा विज्ञान की बड़ी ही व्यापक परिभाषा और सटीक परिभाषा देते हुए इस प्रकार कहा है इंग्लिश में कि कंपैरेटिव फिलोलॉजी और सिंपली फिलोलॉजी is the science of language. Philology strictly means the study of a language from the literary point of view. यह एक मत है। अगर हम किसी के मत को उद्धृत करते हैं तो इसका यह कतई अर्थ नहीं कि वह मत सार्वभौमिक हो, लेकिन प्रस्तुत करने का यह तात्पर्य जरूर होता है कि उस विषय को हम उद्घाटित कर रहे हैं। इसी को यदि हम सामान्य भाषा में हिंदी में इस प्रकार समझें कि भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसके विकास तथा ह्रास की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। मित्रों, जब हमने इंग्लिश में कंपैरेटिव फिलोलॉजी, जो पीडी गुणे ने जो प्रयोग किया है कंपैरेटिव फिलोलॉजी, हम उसको भी समझ लें, क्योंकि अनुवादात्मक दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल और केवल तुलना की बात करता है। एक अंश में यह कथन सत्य भी है, लेकिन दूसरे रूप में यदि इसे हम देखें तो इसका यह भी तात्पर्य निकलता है कि किसी एक भाषा को आधार बना करके अन्य भाषा की प्रकृति, अन्य भाषा की संरचना, उस भाषा का विकास, उसका ह्रास, उसकी विविधता आदि की इसमें समग्र व्याख्या की जाती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह भाषा क्या होती है। मित्रों, जिस प्रकार हम आप सभी जानते हैं कि हमारी प्राचीन सभ्यता का वह काल सर्वाधिक क्रांतिकारी काल रहा होगा जब हम मनुष्यों ने अग्नि का साक्षात्कार किया था, उसी प्रकार वह भी दिव्य काल रहा होगा। वह भी हमारी सभ्यता का एक अविस्मरणीय कह सकते हैं चरण रहा होगा, पद रहा होगा, जबकि लोगों ने अपनी संप्रेषणीयता को विभिन्न प्रकार की सांकेतिक ध्वनियों के माध्यम से प्रकट करना प्रारंभ किया। मैं ध्वनि शब्द की जब बात करता हूं तो इसका तात्पर्य है हमारे वोकल कॉर्ड अर्थात हमारे मुख, नासिका, कंठ आदि से होते हुए जो ध्वनि निकलती है, हम उस ध्वनि की बात कर रहे हैं। और वह ध्वनि एक प्रतीक के रूप में आपने उसे ग्रहण किया है और तत्त प्रतीकों के आधार पर हमने विभिन्न भाषाओं का नामकरण कर लिया है, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अन्य कोई भाषा हो। तो ये यहाँ पर सविशेष ध्यातव्य है कि भाषा का तात्पर्य क्या है। और इस भाषा की महत्ता के ऊपर में प्रकाश डालते हुए आचार्य दंडी ने स्पष्ट रूपेण काव्यादर्श में कहा था कि इदमंध तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम यदि शब्दा वयम ज्योति रा संसारम न दीप्यते, कि यह सारा का सारा संसार, ये तीनों लोक
महान अंधकार में ही व्याप्त रहता यदि शब्द नामक यह प्रकाश, शब्द नामक इस प्रकाश से यह संसार प्रदीप्त नहीं होता। अर्थात जिस प्रकार सूर्य की किरणें संसार के उस तमिश्रा, उस अंधकार का विनाश करती हैं, उसी प्रकार हमारा जो यह शब्द है, हमारी जो भाषा है, हमारी जो बोली है, या हमारे मुंह से जो निकलने वाली ध्वनियां है, वो परस्पर लोगों के व्यवहार में उत्पन्न होने वाले अंधकार को दूर किया। और इसी भाषा की महिमा हम ऋग्वेद में भी पाते हैं कि इस भाषा की, ये भाषा है कि उस भाषा का हम प्रयोग कैसे करें, इस भाषा की महिमा को हम कैसे लोगों के सामने प्रकट करें, इसे किस रूप में जानें। मित्रों, जब हम भाषा विज्ञान के इतिहास की चर्चा करेंगे तो उसको हम जरूर ट्रेस आउट करने की कोशिश करेंगे, और ट्रेस करने के बाद हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचने का भी प्रयास करेंगे कि ऋग्वैदिक काल से इस भाषा विज्ञान या भाषा की महिमा की पुनः पुनः चर्चा की जाती है। तो उन्हीं उदाहरणों में से एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जो बहुत ही व्यापक है, और यह उदाहरण केवल हम इसके माध्यम से भाषा की महिमा को आपके सामने प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि इसके आधार पर हम उस समय के समाज को भी जानते हैं, उसके रहन सहन, उसके खान पान आदि का भी चिंतन करते हैं। और वह मंत्र इस प्रकार है, वेद में जो प्रस्तुत मंत्र है, इसके 10वें मंडल के 71वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है, और वह इस प्रकार है कि सक्तुमिव तितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत अत्रा सखाया सख्यानि जानते भद्रैषाम लक्ष्मीर निहिताधिवाची। तो ये मंत्र है, अगर इसके सरलार्थ को हम जाने तो वह इस प्रकार है कि जैसे बुद्धिमान लोग सत्तू को छननी से छान कर काम में लाते हैं, छननी जिसे कि हम चाय आदि छानते हैं, तो उसी प्रकार पुराने जमाने में लोग सत्तू उनके मुख्य खाद्य पदार्थ में हुआ करता था, तो उसको वो छान करके खाते थे। तो उसी की उपमा के आधार पर, उसी को दृष्टांत बना करके यहाँ क्रांत दृष्टा ऋषि प्रस्तुत कर रहे हैं कि जैसे बुद्धिमान लोग सत्तू को छननी से छान कर काम में लाते हैं, वैसे ही वे लोग वाक को मन में छानकर सम्यक विचार से निर्दोष बनाकर उसका प्रयोग करते हैं। ऐसी वाणी का प्रयोग करने वाले सज्जन मित्रवत होते हैं, तथा इस प्रकार की वाणी हमारे लिए अत्यंत कल्याणकर होती है। और कदाचित इसी का सार महाकवि कबीर ने इस प्रकार में प्रस्तुत किया था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। तो मित्रों, ये भाषा विज्ञान क्या है, भाषा की महिमा है, हमने इनको संक्षिप्त रूप में इसे आपके सामने प्रस्तुत किया है। चूंकि ये इंट्रोडक्शन में अभी लेके जा रहे हैं, और इनकी समस्त शाखाओं का हम अभी विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, किस किस नाम से यह जाना जाता है, किस प्रकार जाना जाता है। तो अस्तु, ये भाषा विज्ञान एक विशुद्ध रूप से, जिस प्रकार हम राजनीति विज्ञान कहते हैं या जिस किसी अन्य विज्ञान की चर्चा कर लेते हैं, समाज विज्ञान की बात करते हैं, उसी प्रकार एक पृथक शाखा के रूप में भाषा विज्ञान हमारे सामने उपस्थित है। यूं तो भाषा विज्ञान इस शब्दावली का हम प्रयोग 18वीं शताब्दी से प्राप्त करते हैं। हमारे किसी भी साहित्य में, हमारे किसी भी ग्रंथ में भाषा विज्ञान एज सच इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हुए भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि इस रूप में हम इसे प्राप्त करते हैं कि जहां जहां जिस जिस प्रकार व्याकरण के माध्यम से उस भाषा की प्रकृति को समझने का प्रयास किया गया, उस भाषा की संरचना को समझने का प्रयास किया गया, उस भाषा के प्रयोग को समझने का प्रयास किया गया, वहां वहां भाषा वैज्ञानिक चिंतन अवश्य है। इसीलिए यदि हम प्राचीन काल में इसके अन्वेषण को अपने सामने लाएं, चाहे वो ऋग्वेद हो, उपनिषद हो, ब्राह्मण हो, वेदांग हो या अन्य परवर्ती ग्रंथ हो, तो यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाषा विज्ञान का रूप स्वरूप जो प्राथमिक रूप है वह हम भारतवर्ष में ही प्राप्त करते हैं पढ़ाई। तो जो जहां तक इनिशिएशन की बात है तो उसको हम दो रूपों में जानेंगे, दो रूपों में। वो दो रूप इस प्रकार होगा कि एक पाश्चात्य और दूसरा भारतीय। जहां तक पाश्चात्य से संबंध है तो निस्संदेह इस विधा को आधुनिक पैकेजिंग करने वाले, इसको आधुनिक स्वरूप देने का जो कार्य है
वो विलियम जोन्स से प्रारंभ होता है। जैसा मैंने कहा कि 1786 ईस्वी में उन्होंने संस्कृत के साथ ग्रीक और लैटिन भाषा के संबंध के आधार पर अपना विचार अभिव्यक्त किया, और वहीं से उदय होता है कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स का, जहां कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स का नाम इस रूप में हो जाता है कि संस्कृत और उनके साथ अन्य भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन। और बाद में जो इनिशिएशन ऑफ विलियम जोन्स है उसको बॉप और श्लेगल ने आगे बढ़ाया अपने विचारों से, अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों से, चाहे वो संस्कृत ग्रामर के माध्यम से हो, चाहे वो संस्कृत के अन्य किसी ग्रंथों के माध्यम से हो, जिसका विचार हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेकिन इस सब के साथ यदि भाषा विज्ञान की समग्रता का विश्लेषण किया जाए, और इन्हीं यूरोपियंस ने, जिन यूरोपियंस के विषय में यह माना जाता है कि राजनीति विज्ञान हो, समाज विज्ञान हो आदि ऐसे सारे जो आधुनिक पठ्य विषय है, उस पठ्य विषय का प्रारंभ इन्हीं ने किया। उसी प्रकार एक ये परंपरा चल पड़ी कि लोगों ने सारा श्रेय भाषा विज्ञान को, भाषा को समझने का इन्हीं को देना प्रारंभ किया। तो तुलनात्मक अध्ययन के साथ साथ जब ये भारत में प्रवेश करते हैं और भारत के शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ किया, तब जाकर के इनकी आंखें खुलती है, और जहां से वो प्रारंभ करते हैं, प्रारंभ करते 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 वो ऋग्वेद तक पहुंचते हैं, और तब जाकर के उनको बोध होता है कि नहीं, भाषा विज्ञान का जो चिंतन है वो भारतवर्ष में वो आदि चिंतन है, प्राचीन चिंतन है और प्रथम चिंतन है। ये अलग विषय है कि तत्त ग्रंथों में यह चर्चा नहीं है कि हे शिष्यों, मैं अब आपको भाषा विज्ञान का ज्ञान दे रहा हूं। कोई चैप्टराइजेशन नहीं होगा भाषा विज्ञान के नाम से, लेकिन जिस प्रकार संपृक्तता के साथ, जिस प्रकार की गुत्थी के साथ सारे ज्ञान हमारे शास्त्रों में है, उसी प्रकार भाषाई ज्ञान भी हमारे शास्त्र में है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको। महाकवि कालिदास अपने रघुवंश के प्रथम सर्ग के प्रथम पद्य में मंगलाचरण, जहां पर कि उनका अभिप्राय केवल शिव और पार्वती की स्तुति करना है, वो स्तुति करते हैं कि वागर्थ विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वहां हम पाते हैं कि जब वो वागर्थाविव संपृक्तौ और वागर्थ प्रतिपत्तये की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी महाकवि कालिदास ने बड़ी ही चतुराई से भाषा विज्ञान रूपी एक भाषा विज्ञान का एक विमर्श प्रारंभ कर दिया है। और वो विमर्श इस रूप में कि वागर्थाविव संपृक्तौ, वाणी और अर्थ की तरह संपृक्त, अर्थात वाणी के बिना अर्थ की सत्ता नहीं, अर्थ के बिना वाणी की सत्ता नहीं। तो इस प्रकार से वाणी और अर्थ के संबंध की चर्चा की, और वो कहते हैं कि वाणी और अर्थ का सम्यक ज्ञान। और ये वाणी और अर्थ का सम्यक ज्ञान क्या है कि जो वक्ता बोल रहा है, वक्ता जिस भावना से, जिस विचार से, जिस अर्थ की संप्रेषणीयता को ध्यान में रख करके बोल रहा है, उसी चीज को आवश्यक रूप में श्रोता भी ग्रहण करे, यही वागर्थ प्रतिपत्ति है। तो जैसा मैंने कहा कि मूल विषय तो है वहां पर मंगलाचरण, शिव पार्वती की स्तुति है, लेकिन उसके माध्यम से एक उसमें विमर्श भी प्रारंभ हो जाता है जो भाषा में शब्द और अर्थ के संबंध को लेकर के है। मित्रों, जब हम लोग सिमेंटिक्स और सिंटैक्स आदि की बात करेंगे तो उसमें इसकी चर्चा आती है, और पुनः इसका मैं उल्लेख वहां पर भी करूंगा। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे अन्य शास्त्रीय ग्रंथ जो हैं, उन ग्रंथों में भी इसी प्रकार कहीं ना कहीं वो इंक्लूडेड है। ये चर्चा, ये विमर्श जो है वहां पर हमें अच्छी तरह से प्राप्त होता है। हम दो चार उदाहरण देखते हैं। जैसे भारतवर्ष में हमारे सामने शिक्षा ग्रंथ है। हम आप सभी जानते हैं कि 6 वेदांग है, 6 वेदांग में एक वेदांग शिक्षा है। अब वो शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा में किन विषयों की चर्चा होती है? ध्वनि के उच्चारण को लेकर के, जहां जहां से वो ध्वनियां उच्चारित होती है उनके अवयवों की चर्चा होती है। किस स्थान से, यहां ध्यान रखेंगे, स्थान का मतलब है कि हमारे मुख का वो कौन सा स्थान है। प्रयत्न, हम जो अपना एफर्ट लगाते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण आदि की जब चर्चा करते हैं, संवार विवार आदि की चर्चा करते हैं, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म ऐसी सारी सूचनाओं का वहां पर हम अध्ययन पाते हैं जो एक भाषा के मर्म को समझने के लिए किसी भी विद्वान से अपेक्षा की जाती है। इसी प्रकार प्रातिशाख्य है और निरुक्त है, जहां पर हम एटिमोलॉजी पाते हैं, शब्दों की व्युत्पत्ति पाते हैं। और मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि भारत में नामकरण की एक परंपरा है, और वो नामकरण ऑलवेज सार्थक होता है, सार्थक होना चाहिए। जो भी हम नाम रखते हैं, जिस किसी का भी नाम रखते हैं, वो नाम सार्थक होना चाहिए। और ये इसके लिए, इस विषय के अन्वेषण के लिए, उस शब्द की व्युत्पत्ति के लिए हम लोगों ने धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि को जाना, जिसके आधार पर उन शब्दों का हम विश्लेषण करते हैं।
यद्यपि इस बीच में पाणिनि हैं, यास्क हैं, अन्य हैं, लेकिन मैं यहाँ पर महाभाष्यकार पतंजलि हैं, वार्तिककार कात्यायन है, लेकिन मैं इनकी चर्चा जब मैं ऐतिहासिक हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स की चर्चा करूंगा तब इन सारे मनीषियों का वहां उल्लेख करूंगा। लेकिन यहां आप देखेंगे कि वाक्यपदीय जो केवल और केवल शब्द को लेकर के, अर्थ को लेकर के लिखा जाने वाला ग्रंथ है, जहां पर शब्द के स्वरूप का सूक्ष्म गहन एवं व्यापक चिंतन किया गया है, जहां शब्द को ब्रह्म कहा गया, जहां शब्द को अक्षर कहा गया, तो उस वाक्यपदीय की रचना होती है जो केवल भाषा शास्त्र, जो केवल भाषा विज्ञान के चिंतन को प्रवर्तित करता है। और इन्हीं का अनुकरण सद्य बाद, मेरे ख्याल से हार्डली 50 से 100 वर्षों बाद मंडन मिश्र हुए हैं, जिन्होंने स्फोट सिद्धि नामक ग्रंथ की रचना की, जिस स्फोट सिद्धि में एक प्रकार से उन्होंने वाक्यपदीयकार भर्तृहरि के द्वारा कही गई बातों का ही विश्लेषण किया है, समन्वय किया है। तो मित्रों, इस प्रकार जब हम जड़ की हमने बात की कि हम देखिए कहां से हम जड़ पाते हैं, कहां जाकर के हम चर्चा पाते हैं, तो यहां इस रूप से हम भारतवर्ष में भाषा विज्ञान के जड़ को ढूंढते हैं, मूल को ढूंढते हैं। इसके साथ ही अगर हम अन्य और बातों को प्राप्त करें, देखिए पहली बार हम अपने इन्हीं शास्त्रों के माध्यम से यह जान पाते हैं, जिनकी ओर प्रायशः यूरोपियंस का ध्यान नहीं गया है, भाषा के 3 चरण होते हैं, भाषा के 3 रूप होते हैं, जिसे एक कहते हैं अव्यक्त भाषा, दूसरा कहते हैं आदिम व्यक्त भाषा और तीसरा कहते हैं वास्तविक भाषा। जो अव्यक्त भाषा है इसको हम 2-3 रूप में समझें। पहला रूप तो यह है अव्यक्त भाषा का कि जो पशु पक्षी बोलते हैं उनकी भाषा अव्यक्त होती है। दूसरा जो हम रूप पाएंगे, यदि कोई एक मनुष्य जन्म ग्रहण करता है तो जो शैशव है, जो शिशुकाल है उनका, जबकि उनके मुंह से केवल ध्वनि मात्र निकलती है, लेकिन उनका जो कोई प्रतीक नहीं प्रकट होता है कि यदि उन्हें कहना है कि उसे भूख लगी है तो उसके लिए वो आवश्यक शब्द का प्रयोग नहीं करके केवल ध्वनि मात्र छोड़ते हैं, तो वो भी एक तरह से अव्यक्त भाषा है। वही शिशु जब 2-3 साल का बड़ा होता है तो बुदबुदाते हुए अस्फुट स्वरों, उनके जो स्वर होते हैं उनके माध्यम से वो ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे हम आदिम व्यक्त कहते हैं, यानी इनिशियली जो बातें कि हमें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। और वही जब एक विकसित, वह जब एक किशोर बनता है, जब वो किशोरावस्था में आता है तो अपने मन के अनुकूल अपने सारे शब्दों, अपने वाक्यों, अपने व्यवहारों का प्रयोग करता है, जो वास्तविक भाषा है। इसी को हम व्यक्त भाषा भी कह लेंगे। इसी को यदि हम सभ्यता के काल से देखें तो प्राचीन काल में जब हम सभ्यता से चलते हैं, मनुष्य ने जन्म ग्रहण किया, तो उस समय आपस में इस प्रकार के कोई शब्द या कोई वाक्य नहीं रहे होंगे जिनके माध्यम से वो प्रयोग करते होंगे, अपने संप्रेषण को हमारे तक पहुंचाते होंगे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे कि ऐसी स्थिति में वो केवल संकेत, यानी चित्र बना करके या हाथों का इशारा, इंगित, चेष्टा आदि के माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति हमारे सामने प्रकट करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब उनके मुंह से ध्वनियां निकलनी हुई और उन्होंने एक एक ध्वनि को एक प्रतीक के रूप में कोड बनाया, तो वो एक उनका हम आदिम व्यक्त कहते हैं। और जब सभ्यता का पूर्ण उदय हुआ, जब मनुष्य बुद्धिमान हुए, तो हर मनुष्य ने अपनी अपनी उपयोगिता के अनुसार अलग अलग भाषा स्वीकार कर ली। उसी में हम संस्कृत की बात करते हैं, ग्रीक की बात करते हैं, लैटिन की बात करते हैं, या अंग्रेजी, हिंदी या अन्य आज जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इस तरह से ये भाषा का हम विकास पाते हैं। और इनका उल्लेख जो मैंने कहा कि अव्यक्त भाषा, आदिम व्यक्त भाषा और वास्तविक भाषा जिसे व्यक्त भाषा कहते हैं, इनको भी नोटिफाइड, इनको भी चिन्हित जो है हमारे शास्त्रकारों ने किया है। इसी प्रकार आप पाएंगे कि कथन है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 45वां मंत्र का एक अंश है, जिसमें है, कहते हैं कि तुरीयम वाचो मनुष्याः वदन्ति। क्लियर है पंक्ति, देखेंगे कि तुरीयम वाचो मनुष्याः वदन्ति, यानी वाणी की स्पष्टता, जो मनुष्य जो है वही जो है तुरीय वाणी बोलते हैं। फिर इसी वाणी के विषय में अन्यत्र भी चर्चा है। इसी प्रकार ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त के 161वें मंत्र में हम एक पंक्ति पाते हैं जिसमें कहते हैं कि चत्वारि वाक् परिमितानि पदानि, कि 4 पद से जो है हमारी जो वाणी है, हमारी जो भाषा है वो परिमित है, निगडित है, नियंत्रित है, अनुशासित है। और उसी को हम कहते हैं नाम, धातु, उपसर्ग और निपात। अब हम इस भाषा विज्ञान के कई नामों को, जो एकेडमिक यूज जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भाषा विज्ञान को क्रमशः समझते हैं। अभी तो एक परिचयात्मक रूप था। कई नाम हैं भाषा विज्ञान के और इन नामकरण का भी इतिहास है। आज जिसे हमने लिंग्विस्टिक्स कहा,
अब जरा सोचिए कि इनका कोई प्राचीन नाम जरूर रहा होगा और किस तरह से है। तो हम सबसे पहले इंग्लिश में प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों की चर्चा कर लेते हैं, नाम की चर्चा कर लेते हैं, जो वेरियस नेम्स हैं, डिफरेंट नेम्स हैं। सबसे पहले हम फिलोलॉजी पाते हैं, जो 18वीं शताब्दी में इस भाषा विज्ञान के लिए फिलोलॉजी शब्द प्रयोग किया गया। 18वीं शताब्दी के बाद, चूंकि कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स की हमने बात की जो विलियम जोन्स से शुरू होता है, तो उसमें धीरे धीरे देखा कि हम भाषाओं की तुलना कर रहे हैं, तो वहां पर पहली बार शब्द का प्रयोग होता है 19वीं शताब्दी में, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। इसी प्रकार जब हम फ्रेंच में जाएं, फ्रांस में जाएं, तो फ्रेंच भाषा में इसको लैंग्विस्टिक कहते हैं। मे बी मेरे प्रोनाउंसिएशन में, चूंकि मैं फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन नहीं जानता हूं, लेकिन जो पुस्तकों में पढ़ा उसमें लिखा हुआ है लैंग्विस्टिक। स्पेलिंग ले तो LINGUISTIQUE, इस तरह से ये उनकी स्पेलिंग है। तो फ्रेंच में ये इस तरह से शब्द प्रयोग किया गया और इसी को यूरोपियंस ने लिंग्विस्टिक्स के रूप में प्रयोग किया। बाद में हम इसी शब्द के लिए साइंस ऑफ लैंग्वेज भी प्रयोग में पाते हैं। कहीं कहीं ग्लॉटोलॉजी शब्द भी आया हुआ है, हालांकि ग्लॉटोलॉजी शब्द बहुत अधिक चल नहीं पाया। जैसा मैंने कहा कि चूंकि गवेषणा की, तो यह शब्द भी मुझे प्राप्त हुआ भाषा विज्ञान के लिए, इसीलिए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। और एक और नाम प्राप्त होता है लिंग्विस्टिक्स एंड फिलोलॉजी। ये दो शब्द मैंने, लिंग्विस्टिक्स एंड फिलोलॉजी से मतलब है, इसको आप एंड को और समझिए अथवा समझ लीजिए कि भाषा विज्ञान या लिंग्विस्टिक्स या फिलोलॉजी। वो इस रूप में इसलिए कि मैंने कई बार खुद भी फिलोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, बाद में आज लिंग्विस्टिक शब्द व्यवस्थित हो गया है, लेकिन आज भी कतिपय जगहों पर आप पाएंगे कि लोग फिलोलॉजी शब्द भी प्रयोग में ले आते हैं, लिंग्विस्टिक्स शब्द भी प्रयोग में ले आते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि मानक रूप में आज सर्वत्र लिंग्विस्टिक्स शब्द ही प्रयोग में लाए जाते हैं। जो एंशियंट, जो ओल्ड स्कूल के होते हैं, वो प्रायशः फिलोलॉजी शब्द प्रयोग में लाते हैं। इसी प्रकार अगर भारतवर्ष में देखें, जहां पर हम संस्कृत और हिंदी में शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो भाषा विज्ञान के लिए देखिए कई सारे शब्दों का प्रयोग हम प्राप्त करते हैं। उन्हीं में से एक है भाषा शास्त्र, एक है भाषा तत्व, एक है भाषा विचार, एक है तुलनात्मक भाषा विज्ञान, एक है भाषिकी, एक है भाषा आलोचना। यहां पर भी जब हम इतने सारे शब्दों का प्रयोग देखते हैं, तो मेरा अपना स्पष्ट मानना है कि ये प्रयोग कहीं किसी भी रूप में ये नहीं है कि ये मानक प्रयोग है, बल्कि हम सारे के सारे लोग हिंदी का प्रयोग, हिंदी के सुंदर शब्दों का सृजन करने में हमें महारत हासिल होता है। तो इसलिए अलग अलग समालोचकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के लिए वो ऐसे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। जैसा मैं कहता हूं कि प्रोफेसर देवीदत्त शर्मा जी ने भाषिकी शब्द का प्रयोग किया है अपने ग्रंथ में। इसी प्रकार अन्य लोग भी करते हैं। भाषा शास्त्र कपिल द्विवेदी आचार्य जी प्रयोग में लाते हैं। लेकिन आज बच्चों के मुख पे या सर्वत्र हम भाषा विज्ञान शब्द प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अगर आप व्यवस्थित करें हम इसको, तो व्यवस्थित रूप में भाषा विज्ञान के इंग्लिश में लिंग्विस्टिक्स नेम लेके चलते हैं। इसीलिए मैंने अपने इस लेक्चर का टाइटल रखा है संस्कृत लिंग्विस्टिक्स, अर्थात संस्कृत भाषा विज्ञान। और इसी को क्रमशः हम आगे पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। मित्रों, आज अभी आपने इतना सुना है, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मनोयोग से इस विषय को सुना है। यद्यपि इस विषय में अभी बहुत ही ज्ञान गह्वर बातें नहीं की गई है, केवल परिचय मात्र दिया गया है, लेकिन इस परिचय को भी पकड़ के अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो, तो आप आवश्यक रूप में प्रश्न हम तक संप्रेषित करें, चाहे वो मेल के माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब पे टिप्पणी करके हो, क्योंकि मैं उनसे और नई नई बातों आपको सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।